और हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि अभी इसहाक डार की मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है और वो एक दोनों जानिब से एक बड़ा पॉजिटिव, और अभी वो इंडिया का विजिट करके आए हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की है, और वो बड़े खुशी से उन्होंने कहा है कि दोबारा अगर पीस टॉक होते हैं सो मेक श्योर किया है कि वो इस्लामाबाद में ही होंगे एंड वी आर ऑल सेट एंड रेडी दोबारा से मुज़ाकरात करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक वाशिंगटन डीसी का ताल्लुक है और इस्लामाबाद का ताल्लुक है, हमें ये जान लेना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर मीडिएशन के लिए आगे बढ़कर किरदार अदा करने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि आपका हमारा प्यारा पाकिस्तान है। और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की इन तमाम काविशों और कोशिशों को पूरी दुनिया अब एक बड़े ही पुरुमीद अंदाज में देख रही है। अमेरिका के पास अब चॉइसेस लिमिट होती चली गई और उन्होंने देख लिया, धमकी करके भी देख लिया, लड़ाई करके भी देख लिया, अपना हुर्मुज़ की बंदिश करके भी देख लिया। लेकिन जब भी जंगें तवील हो जाया करती हैं तो इसके अंदर एक्सटर्नल प्लेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। और एक्सटर्नल प्लेयर्स सिर्फ जंग बंदी करवाने के लिए नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अपना असर व रसूख और इसी तरीके से अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के अंदर अपने जो हामी हैं उनको पैदा करना शुरू हो जाते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका को ये एहसास हो गया कि ये जंग उनके लिए कोई मस्बत पैगाम नहीं लाई बल्कि उनके अपने मुल्क में उनके जो हल्का अहबाब था और ख़ास तौर पे इसराइल के लिए मुश्किलात में इजाफा लेके आई है। इस वजह से वो ये चाहते हैं कि ये मामलात खुश असलूबी से तय हो जाएं तो बेहतर है। अब दूसरी जानिब जो है मार्को रूबियो की और इसहाक डार साहब की मुलाकात ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके अंदर जहाँ ईरान और मौजूदा सूरत हाल का जिक्र है, वहीं मेरे ख्याल में एक और भी इशू है और वो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अब्राहम एकॉर्ड का मामला भी दरमियान में शामिल कर लिया जाए। अब्राहम एकॉर्ड के ऊपर मेरे ख्याल में हुकूमत ने अपनी वजाहत कर दी हुई है। बट सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक खबर ये भी आ रही है कि इस पूरे जंग के अंदर ड्यूरिंग द वॉर ईरान की जानिब से अभी तक ये इतलात है, ये मुमकिन कहने सरगोशियां हैं, विस्पर्स हैं, और यहाँ पर भी बड़े हलकों में ये बात हो रही है कि 45 के करीब जहाज गिरा दिए गए हैं। ये तो आपके पास इस हवाले से कोई डेटा है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए मिस फिजा रियाज साहबा, ये जो आप 45 जहाज़ों की बात कर रही हैं अमेरिका की, ये सोशल मीडिया पर 39 आया पहले फिगर, फिर 42 और 45 फिगर गर्दिश कर रही है। एक अमेरिकी लॉ मेकर ने हेयरिंग में तकरीबन 39 एयरक्राफ्ट लूज की बात ज़रूर की है। अच्छा, ये जो बात है ये किसी ऑफिशियल पेंटागन डैमेज रिपोर्ट में नहीं है, ये एक दफाई वॉर जोन पब्लिकेशन के हवाले से बात सामने जरूर आई है। अमेरिकी कांग्रेस सेनेट की एक हियरिंग में सवाल उठाया गया था, पेंटागन सीएफओ से जंगी नुकसान पूछा गया था, तो उन्होंने इस पर 39 या 45 जहाज के हवाले से फरमाया कि मुकम्मल असेसमेंट अभी बाकी है। अच्छा, कुछ मीडिया आउटलेट्स जो है और एनालिस्ट ईरान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वो एयरक्राफ्ट की बात जरूर कर रहे हैं। अच्छा, ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल भाई, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप मुकम्मल कर सकते हैं जो आप फरमा रहे थे। मैं तो खामोशी से किबला सुन रहा हूँ, मेरी क्या जरूरत है मैं आपको इंटरप्ट कर दूं। लेकिन अब बात फिजा ने गेंद मेरी कोर्ट में दे दी है तो मैं ये जरूर पूछ लूंगा कि जो फिजा ने मुझसे सवाल पूछा है 45 जहाजों का, मैंने तो अपनी राय दे दी है कि ये सीएफओ पेंटागन के हवाले से सवाल जरूर हुआ है। आप जंगी जहाजों को बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा समझते हैं। 45 का फिगर कोई अब्दुल्ला भाई समझ आ रहा है आपको कि इतना नुकसान हो सकता है? इज इट पॉसिबल अब्दुल्ला साहब? देखिए सर, थैंक यू वेरी मच। मसला यहाँ ये है कि जो पहले मैं बात कर रहा था अब्राहम एकॉर्ड की, अब्राहम एकॉर्ड के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी वजाहत से पोजीशन बताई हुई है और उन्होंने ये कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब तक कि 1967 से पिछले वाले बॉर्डर के ऊपर इसराइल नहीं जाएगा और अल कुद्स शरीफ उसका दारुल खिलाफा फ़लस्तीन का नहीं होगा, तब तक जो है पाकिस्तान किसी भी इस किस्म के एकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तो चले एक बात हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें देखना ये चाहिए कि हमें अपनी उम्मत को खुश करना है, अपने मुल्क को खुश करना है
और हमें अपने अल्लाह को खुश करना है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, इसराइल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी किस्म से हम न तस्लीम कर सकते हैं, न करने देंगे। और पाकिस्तानी कौम इसके लिए जो है वो खड़ी भी होगी, और मैं भी इंशाल्लाह ताला अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। अव्वल तो मुझे पूरा यकीन है कि हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये मैं उन चेमा गोइयों का जवाब दे रहा हूं जो शायद चंद लोगों के दरमियान में ये ख्वाहिश है कि जी शायद पाकिस्तान ये कर लेगा। कुछ यूट्यूबर जो हैं वो बैठ के पाकिस्तान के मुतल्लिक आए दिन नित नई गुफ्तगू करते रहते हैं, मैं ये उनका जवाब दे रहा हूँ। अभी जो 45 जहाज़ों की बात है, देखिए इसके अंदर रीपर ड्रोन को भी शामिल किया गया है, जो कि आपको पता है एक बड़ा जहाज के बराबर ही है। इससे मसला नहीं है बट साहब, असली मसला जो है वो ये है कि क्या अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हुई है? तो वो आंसर इज यस। अगर वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो फिर इसका तो वाजे मतलब यह है कि वो अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करने से कासिर हैं। KC-135 जो उनके फ्यूलर्स थे, इसी तरीके से C-3 जो कि उनका $500 बिलियन का एक जासूसी का जहाज था, और A-10 थंडरबोल्ट, इसके अलावा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, और साथ ही साथ F-15, और इसके साथ ही जो F-22 और मिग F-35 जैसे जहाज का गिरना इस बात के वजाहत करता है कि उनकी टेक्नोलॉजी बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुई है, और ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो वो उनको कहीं मेरे ख्याल में वो उनको भारी पड़ रही है। मैं यही कहती हूँ कि आप आए और इंडिया की बात ना हो, मेजर गौरव वारिया और शशि थरूर जैसे लोगों को जवाब देने के लिए आप अकेले ही काफी हैं। तो अभी जो इंडियन डिप्लोमेसी बिल्कुल अकेले हो चुकी है, और मोदी जो पाकिस्तान को तनो तनहा करने की इतनी कोशिशें कर रहा था और अब खुद जो है वो माइनस डिप्लोमेसी में जा रहा है। मार्को रूबियो भी इंडिया गए हैं, और इंडिया ने जैसे हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, कोई इसी नौयत का मुआहदा दुबई के साथ भी किया है, अमेरिका के साथ भी किया है, बट स्टिल बिल्कुल अकेला नजर आ रहा है। और अभी भी पाकिस्तान के बारे में गलत गलत बोल रहा है। बल्कि मैं तो उनके बयानात देख रही थी और वो पाकिस्तान पर तंज कर रहे थे कि देखें ना वो माने ना ये माने, और ये अलग ही मेज सजाकर बैठे हुए हैं। तो ये मेज सजा के मतलब ये हसद और ये तमाम फेक और मिस इन्फॉर्मेशन जितनी इस टाइम इंडियन मीडिया फैला रहा है इस मुज़ाकरात के हवाले से, क्या कहेंगे? मतलब है कि मज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। अगर कामयाब ना हो रहे होते तो भारत कभी भी ये बातें ना कर रहा होता है। इसका मतलब है कि डिसइंफो सेल उनका पूरी तरीके से काम कर रहा है। वैसे भी वो धुरंधर 1 और धुरंधर 2 बनाए, हम उनका छुछंदर 1 और छुछंदर 2 बनाते चले जाएंगे। वो फिल्मों के अंदर पाकिस्तान को जवाब देंगे, हम हकीकत के अंदर उनके जहाज गिराएंगे। वो फिल्मों में पाकिस्तान के जो है वो बताएंगे कि जी पाकिस्तान के लोग डबल एजेंट हैं। हम उनको क्या बताएं कि उनके साबिक आर्मी चीफ जो थे वो भी पाकिस्तान के एजेंट थे। बाकी बातें फिर कभी दोबारा करेंगे। अगर गौरव आर्या को या किसी और को, कोई शशि थरूर को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करें, सबूतों के ऊपर बात कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि इनकी इस किस्म की बातों से बड़े वजाहत से नजर आ रहा है कि ये आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं। पूरी दुनिया में इनका किरदार कोई रहा नहीं है। अब जब कोई इनको पूछ नहीं रहा, घास कोई नहीं डाल रहा, वहाँ पीट हेग्सेट पाकिस्तान के लिए तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब तारीफ कर रहे हैं, और 2016 का जो प्रोग्राम था नरेंद्र मोदी का वो तो कामयाब हुआ नहीं है। अलबत्ता हाँ, अब की बार 400 पार के नारे जो थे वो कामयाबी का जो है वो मुंह ना देख पाए, बल्कि उनके ऊपर लानत बरसने लग गई। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे जो सूरत हाल है नरेंद्र मोदी की, बेहतर यह है कि वो अपने मुल्क पे तवज्जो दे ले, और वो जो राफेल जो गिरे हैं, उनके जो पायलट मरे हैं, उनके जो सेना जो है वो मरी है, और विमान जो उनके गिरे हैं, उनके जाके लोगों का कोई ख्याल कर ले, वेलफेयर का कुछ कर ले। उनके बच्चे जो हैं वो सिंदूर उजड़े में उन औरतों के, जरा नरेंद्र मोदी पहले ये जाके बताए कि वो सिंदूर उजड़ने में नरेंद्र मोदी का क्या किरदार था। वो बताए कि रॉ किस तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रही थी। वो ये बताए कि उनकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था वो पाकिस्तान को कौन सी जो है वो इंफॉर्मेशन दे रही थी जिसके बुनियाद के ऊपर उनके 71% बिजली बंद हो गई।